नमस्कार, स्वागत है आप सभी का 5 शहर 5 खबर में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान, जिसमें सबसे पहले बात होगी दिल्ली में हुई राजस्थान कांग्रेस की बैठक की। इसके बाद एमपी के सीएम शिवराज की एक खबर दिखाएंगे। फिर आपको बात कराएंगे पीएम मोदी के मिशन पूर्वांचल की। इसके बाद हम आपको पंजाब में अकाली दल और बीजेपी के गठबंधन की अफवाहों के बारे में बताएंगे और आखिर में हरिद्वार में कांवड़ियों पर हुई पुष्प वर्षा की जानकारी देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं 5 शहर 5 खबर की। इस साल के अंत में राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। राज्य के सभी मुख्य राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव के लिए कमर कस ली है। कांग्रेस का पूरा ध्यान एक एंटी इनकम्बेंसी के असर के खिलाफ राजस्थान में एक बार फिर सरकार बनाने पर है। राजस्थान चुनाव पर कांग्रेस पार्टी ने अपना पूरा ध्यान भी केंद्रित कर रखा है। गुरुवार को दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में राजस्थान चुनाव का रोड मैप तैयार किया गया। दिल्ली में आयोजित इस बैठक में कांग्रेस के कई दिग्गज नेता शामिल हुए। इस मीटिंग में तकरीबन 28 नेता शामिल हुए। वहीं राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत वर्चुअली रूप से मीटिंग में शामिल हुए। इस बैठक में चुनाव की तैयारी पर चर्चा की गई। इसके अलावा अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच दूरियों को कैसे कम किया जाए, इस पर भी चर्चा की गई है। तो आपको बता दें, आज दिल्ली में राजस्थान को लेकर चर्चा हुई और इस खबर पर हमारे सहयोगी नितिन चौधरी हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। नितिन, क्या कुछ अहम जानकारी निकल कर आई है इस मीटिंग के बाद? बताया जा रहा है कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि किस प्रकार से जो दरार है और जो एक परेशानियां देखी जा रही हैं अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में, उसको लेकर चर्चा हुई, मंथन हुई और राजस्थान के विधानसभा चुनाव को लेकर रोड मैप तैयार किया गया। नितिन, देखिए सुनील, बिल्कुल जिस तरीके से राजस्थान में जो है इस लास्ट के साल में जो है चुनाव होना है, बता दें कि राजस्थान के अंदर जो कलह चल रही है सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में एक कलह चल रही है, लेकिन उसके बाद भी जो है आज दिल्ली में मंथन किया गया है उसमें जो है चुनावों को किस तरीके से जीता जाए। क्योंकि राजस्थान के जो इस साल में जो चुनाव होने हैं तो उस चुनाव को देखते हुए सचिन पायलट के जो खेमे के विधायक हैं और सांसद हैं उन सभी को यहाँ पर बुलाया गया था मीटिंग में। लेकिन उसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि सचिन पायलट की जो मांगे थी, जिस तरीके से सचिन पायलट जो है धरना प्रदर्शन कर रहे थे, अनशन कर रहे थे, उधर पद यात्रा शुरू कर दी थी सचिन पायलट ने अशोक गहलोत के खिलाफ, लेकिन उसके बाद आज फिर दिल्ली में जो है रोड मैप तैयार किया गया चुनावों को लेकर और सचिन पायलट की जो मांगे थी उन मांगों को भी मान लिया गया है। जी बिल्कुल, उन मांगों को मान लिया गया है। और किस प्रकार से चुनाव की तैयारियां हुई, अगर देखा जाए तो पूरा इस मीटिंग का सारांश क्या निकल कर आया? नितिन, देखिए बिल्कुल बात की जाए सुनील, जिस तरीके से दिल्ली के अंदर जो है बैठक हुई थी, राहुल गांधी खुद थे वहाँ पर, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं वो खुद थे, बता दें कि उनके साथ में वेणुगोपाल जो राष्ट्रीय महासचिव हैं वो खुद उस बैठक में मौजूद थे। लेकिन उसके बाद में बता दें कि सचिन पायलट और खेमे के जो नेता थे और जो तमाम 28 नेता इसमें शामिल हुए। बात की जाए अशोक गहलोत की, तो अशोक गहलोत इस बैठक में शामिल नहीं हुए थे, उन्होंने जो है वर्चुअल रूप से उन्हें जोड़ा गया था। तो कहा जा रहा है कि इस तरीके से राजस्थान के अंदर जो चुनाव है उन चुनावों को देखते हुए कि किस तरीके से कांग्रेस दोबारा अपनी सरकार बनाए। बता दें कि जिस तरीके से कांग्रेस के अंदर कलह चल रही है, सचिन पायलट के खुद के जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, वो एक तरफ सचिन पायलट के साथ लगे हुए हैं, लेकिन उसके बाद अशोक गहलोत का साफ तौर पे जो है निशाना भी साध रहे थे उस समय सचिन पायलट, जब उस समय अनशन और पद यात्रा करके सचिन पायलट लगातार जो है अपनी बातों को रखने की प्रयास कर रहे थे। उन्होंने जो है बात करी थी राहुल गांधी से, उस समय फिर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी उनकी बात हुई थी, तो उस पर जो उनके दोनों नेताओं की बातचीत हुई। लेकिन उसके बाद जब भी बातों के बीच में कुछ निकल के निष्कर्ष नहीं आया तो उसके बाद भी सचिन पायलट ने साफ कह दिया था राहुल गांधी से कि आखिरकार इस पे जो है 15 दिन का अल्टीमेटम उन्होंने सरकार को दिया था, कहा था कि मैं सरकार के खिलाफ नहीं हूं। लेकिन उसके बाद बात की जाए जिस तरीके से बीजेपी ने वहां पर अत्याचार किया, जितने घोटाले किए हैं उन घोटालों को जो खोलने का प्रयास सचिन पायलट कर रहे थे, लगातार जनता के बीच में अपनी बातों को रख रहे थे। लेकिन उसके बाद भी सचिन पायलट का कहना है कि आखिरकार जब मेरी जनता से जो बातें उनकी हुई थी, जनता बहुत बहुत शुक्रिया नितिन हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार सीधी पेशाब कांड मामले में डैमेज कंट्रोल में जुट गई है। गुरुवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने पीड़ित आदिवासी दशमत रावत से सीएम आवास पर मुलाकात की है। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनके पैर धोए, टीका किया और शॉल ओढ़ाकर सम्मानित भी किया। सीएम ने घटना को लेकर दुख जताया और माफी मांगी। इसके अलावा सीएम शिवराज ने पीड़ित युवक को गणेश जी की प्रतिमा देकर भेंट की है, श्रीफल और वस्त्र भी दिए।
सीएम ने पीड़ित से पूछताछ कर घर में कोई परेशानी तो नहीं, ये पूछा। और शिवराज ने कहा कि मुझे बेहद दुख हुआ कि वो घटना देखकर, इसलिए मैं माफी चाहता हूं। मेरा कर्तव्य है और मेरे लिए जो जनता ही भगवान है। शिवराज ने दशमत को सीएम आवास में नाश्ता भी करवाया। आपको बता दें, सीधी पेशाब कांड मामले में बीजेपी सरकार गिर गई है। कांग्रेस लगातार आदिवासी समुदाय का अपमान करने का आरोप लगा रही है। और इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता राजेश आर्य हमारे साथ भोपाल से लाइव जुड़ चुके हैं। राजेश, क्या कुछ अहम जानकारी? जिस प्रकार से देखा जा रहा है, ये पेशाब कांड जब से निकल कर आया उसके बाद बीजेपी वो सारे जतन कर रही है जिससे आदिवासी को खुश किया जा सके, और कांग्रेस लगातार बीजेपी को इस पर घेर रही है। क्या अहम जानकारी? जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि दशमत आज सीएम आवास पर बुलाए गए, उनका जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि दशमत पिछले 2 दिनों से जो कि लापता थे, वो आज अचानक सीएम हाउस पर पहुंचे और जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनके पैर धोए और साथ ही वो पानी को अपने सर से लगाया, श्रीफल साल उड़ाकर जो है कि उसका सम्मान किया और उसके बाद दशमत से उन्होंने माफी मांगी और साथ ही उन्होंने पीढ़ी परिवारों से भी चर्चा की और उन्होंने तमाम सहायता देने की भी बात की। मगर इसको लेकर कई अब जो बड़े सवाल जो है कांग्रेस खड़ा कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि हमारे नेतागण जब पीड़ित परिवार से मिलने के लिए सीधी के उसके घर पहुंचे थे तो 2 दिनों से उसको शिवराज सिंह चौहान के शासन और प्रशासन ने उसको दबाकर कहीं छुपाकर रखा तो हुआ था, नहीं उसको मीडिया से मिलने दिया जा रहा था। आज अचानक वो सीएम हाउस पर पहुंचा है तो इसको लेकर कई बड़े सवाल भी उठ रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आदिवासियों को जो लेकर अभी हम बात करें शहडोल की, तो शहडोल में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे और उन्होंने टांटिया भील मामा की और रानी दुर्गा का उन्होंने वहां पर मान सम्मान किया था, उसी को लेकर जो है कांग्रेस अब बड़े सवाल खड़े कर रही है कि मध्य प्रदेश सरकार में अब जो है कि आदिवासियों का मान सम्मान नहीं हो रहा है। तमाम अत्याचार जो है कि आदिवासियों के साथ मध्य प्रदेश में किया जा रहा है कि अब वहीं कांग्रेस का यह भी कहना है कि अब क्या शिवराज मामा तमाम जो अभी अत्याचार हुए हैं आदिवासियों पे, क्या उनके घर घर जाकर फिर बुलाएंगे वो? बिल्कुल, और इस पर यह देखा जा रहा है कि लगातार कांग्रेस बीजेपी को घेर रही है और उनका कहना है कि जिस प्रकार से आदिवासियों का ये अपमान हुआ, लेकिन जिस प्रकार से अगर देखा जाए आज शिवराज सिंह चौहान ने सीएम आवास पर बुलाया, उनका आदर सत्कार किया, शॉल उड़ाई और कहा कि घर में कोई परेशानी नहीं है, तो कहीं ना कहीं 2 तस्वीर निकल कर आती है। एक जगह जहां कांग्रेस लगातार सवाल खड़े कर रही है और दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि सीएम ने तुरंत इस पर कार्रवाई की और जो बीजेपी नेता जिसने पेशाब की थी उसके घर पर बुलडोजर चलवाया और आज आदिवासी जिसको घर पर बुलाकर दशमत को सम्मान किया। हाँ जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस इसको एक चुनावी नौटंकी मान रही है। वहीं कमलनाथ जो पीसीसी चीफ है मध्य प्रदेश के कांग्रेस से, उनने कई सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि 2 साल से शिवराज मामा को जी राजेश, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। लोकसभा चुनाव से पहले सियासी दल अपनी रणनीति को धार देने में जुट गए हैं। इसी कड़ी में देश के मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी दौरे पर आ रहे हैं। 7 जुलाई को प्रधानमंत्री का यूपी दौरा है और इस दौरान वो वाराणसी और गोरखपुर जाएंगे, जहां अलग अलग कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। साथ ही 2024 के चुनाव को लेकर चुनावी बिगुल फूंकेंगे। इस दौरे के जरिए प्रधानमंत्री पूर्वांचल के सियासी समीकरण को न सिर्फ साधने की कोशिश करेंगे, बल्कि यहां से पूरे यूपी बिहार समेत दूसरे राज्यों में विपक्षी एकता के दावे को चुनौती देते नजर आएंगे। लोकसभा चुनाव से पहले वो विपक्ष पर हमलावर होने के साथ मिशन 2024 का लक्ष्य साधने में जुट गए हैं। तो देखा जा रहा है 7 जुलाई को यूपी दौरे पर हैं पीएम नरेंद्र मोदी। पहले वो वाराणसी जाएंगे, उसके बाद गोरखपुर जाएंगे और तैयारियां जोरों पर चल रही हैं, और जिसको देखते हुए कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए काफी एक्टिव हैं, पूर्वांचल को साधने की कोशिश कर रहे हैं और पूर्वांचल दौरे पर पीएम मोदी रहेंगे। और पीएम मोदी को लेकर तैयारियां बहुत भव्य की गई हैं।
तो आपको बता दें, पीएम नरेंद्र मोदी पूर्वांचल दौरे पर हैं और पूर्वांचल को साधने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वाराणसी और गोरखपुर जाएंगे, वहां पर जाकर गीता प्रेस में जो इस बार 100 साल पूरे हुए हैं उसको लेकर वहां पर लोगों से मिलेंगे, उनको सम्मानित करेंगे। तमाम कार्यक्रम उनके गोरखपुर में भी हैं और वाराणसी में हैं। तो पूर्वांचल को साधने के लिए नरेंद्र मोदी पूरा काम कर रहे हैं, आपको बता दें। और जिस प्रकार से देखा जा रहा है, बीजेपी लोकसभा चुनाव को लेकर काफी एक्टिव है, कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। लगातार उनके कार्यक्रम पूर्वांचल में देखे जा रहे हैं। तो पूर्वांचल दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी 7 जुलाई को यूपी दौरे पर हैं पीएम मोदी, और वाराणसी और गोरखपुर का दौरा करेंगे। तमाम योजनाओं का लोकार्पण करेंगे, लोगों को तमाम सौगात देंगे और पूर्वांचल को साधने की पूरी कोशिश कर रहे हैं लोकसभा चुनाव को देखते हुए। तो बिल्कुल जिस प्रकार से देखा जाए, पूर्वांचल आज सज धज कर तैयार हो चुका है। वाराणसी और गोरखपुर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और प्रधानमंत्री के आने के बाद वहां पर तमाम योजनाओं का लोकार्पण किया जाएगा। कई करोड़ों रुपए की सौगात पूर्वांचल के लोगों को देंगे और वाराणसी और गोरखपुर में तैयारियां भव्य की गई हैं। और बताया जा रहा है कि वाराणसी में कई जगह उनके प्रोग्राम हैं, वो मणिकर्णिका घाट जाएंगे, वहां पर जाकर जायजा लेंगे। और साथ ही साथ आपको बता दें, गोरखपुर में वो गुरुनानक प्रेस जाएंगे, जहां पर गीता प्रेस जाएंगे, जहां 100 साल पूरे होने पर जिस प्रकार से देखा गया था कि वहां पर कार्यक्रम हुए थे, वहां जाकर लोगों से मिलेंगे। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास दुबे हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विकास, क्या कुछ अहम जानकारी निकल कर आ रही है पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर? बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा, वाराणसी दौरा काफी ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि लोकसभा चुनाव का सरकनाट जो है वो यहीं से करने वाले हैं। वाराणसी जो है आस्था की नगरी है और कहीं ना कहीं पूर्वांचल का एक बड़ा जो वोट बैंक है, जो बड़ी सीटें हैं, उससे सीधा सीधा प्रभाव रहता है पूर्वांचल में वाराणसी का। तो काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है ये दौरा लोकसभा चुनाव से ठीक पहले। अब ये देखने की बात है कि किस तरह से प्रधानमंत्री जो है ये यहाँ के वोटर्स को साधेंगे और क्या कुछ लोकसभा में उसका कमाल दिखाया जा सकता है। क्योंकि इस बार जो नगर निगम हुआ है, आपको बता दें कि नगर निगम में जो भाजपा ने भरी जीत हासिल की है यहाँ पे, भले ही भाजपा का मेयर बना है वाराणसी से 20 बार, लेकिन कहीं ना कहीं जो वोट बैंक है उसमें कमी दर्ज की गई है। इस बार जो है मात्र 40% वोट भाजपा को मिले हैं नगर निगम के चुनाव में। तो वो कहीं ना कहीं भाजपा को जो एक वो लग रहा है कि हमारे पास जो खतरा है कोर वोटर का, वो काफी ज्यादा गहरा रहा है। कहीं एंटी इनकम्बेंसी, जिसे सत्ता विरोधी लहर कहते हैं, वो कहीं हावी ना हो, इसको सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री हो चाहे सीएम योगी, वो लगातार वाराणसी के दौरे पर रहते हैं। और यही वजह है कि लगातार जो है पीएम भी इसके ऊपर नजर रखते हैं। और कल जब वाराणसी आ रहे हैं तो एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे, जहां से वो कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे और बताएंगे कि किस तरह से जो है पूर्वांचल में वो अपना पाव और ज्यादा प्रसार करते हैं और कैसे अपनी स्थिति को मजबूत किया जाए। जी बिल्कुल, और किस प्रकार की सौगातें दे सकते हैं, लोकार्पण करने की बात कही जा रही है, तैयारियां किस प्रकार से हैं? और खासकर अगर बात की जाए विकास, तो मौसम किस प्रकार से है वह पूर्वांचल में? बिल्कुल, देखिए पूर्वांचल में खिली खिली धूप है आज, लेकिन कहीं ना कहीं मौसम जो है खुशनुमा है, क्योंकि पूर्वांचल के लोग इस बात को हमेशा से देखते आए हैं कि जैसे लगातार वाराणसी में पीएम मोदी जी का आगमन रहता है, तो वाराणसी जो है पूर्वांचल का एक बड़ा सेक्टर माना जाता है। वाराणसी जो है हब है पूर्वांचल का। तो यहाँ से जो अन्य जिले हैं, जो 10 जिलों पर प्रभाव पड़ता है, उसको साधने की कोशिश रहेगी। और पीएम जब कल आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि तकरीबन जो है 20,000 से अधिक लोग जो है वो जुटने वाला है जनसभा में। और यहाँ से जो है एक बड़ा संदेश जाएगा, क्योंकि देखिए सुनील जी, जो काशी है वो आस्था की नगरी है। तो शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए विकास साहब का। पंजाब में श्रोमणी अकाली दल और बीजेपी के बीच गठबंधन की अटकलों पर विराम लग गया है। बीजेपी पंजाब के प्रदेश प्रभारी विजय रूपाणी ने साफ किया कि पार्टी सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। वहीं चंडीगढ़ में जिला प्रधानों की बैठक के बाद अकाली दल के प्रधान सुखबीर बादल ने कहा कि हमारा गठबंधन बसपा के साथ है, बीजेपी के साथ जाने का सवाल ही नहीं उठता। तो आपको बता दें, विजय रूपाणी ने साफ कहा कि आने वाले समय में बीजेपी
अकेले ही सारे चुनाव लड़ेगी। वहीं सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि हमारा जो अलायंस है, गठबंधन है, बसपा के साथ है, बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ है, बीजेपी के साथ नहीं। तो बीजेपी ने इस बात को साफ कर दिया कि बीजेपी किसी के साथ मिलकर लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेगी, वो अकेले ही अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। विजय रूपाणी ने साफ कर दिया है। और इस खबर पर हमारे साथ संजीव, हमारे साथ संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं पंजाब से। संजीव, जिस प्रकार से विजय रूपाणी ने आज कहा कि बीजेपी अकेले ही चुनाव लड़ेगी, किसी पार्टी के साथ वो अलायंस नहीं करेगी, क्या कुछ अहम जानकारी और निकल कर आ रही हैं चुनाव को देखते हुए बीजेपी की? संजीव, मेरी आवाज आपको मिल रही है? जी संदीप, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आज विजय रूपाणी ने कहा कि बीजेपी अकेले ही अपने दम पर चुनाव लड़ेगी, किसी के साथ अलायंस नहीं करेगी, क्या कुछ अहम जानकारी और बीजेपी की तरफ से निकल कर आ रही है चुनाव को लेकर? देखिए, ये आज जो है चंडीगढ़ के जो अकाली दल की जो मुख्यालय में एक मीटिंग बुलाई गई थी शिरोमणि अकाली दल सुखबीर बादल के द्वारा, तो जिसमें सभी जिला प्रधानों को और अन्य पार्टी के नेताओं को जो है बुलाया गया था। तो उस सुबह से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियों में जो है गठबंधन होने की संभावना जताई जा रही थी, लेकिन दोनों ही पार्टियों के शीर्ष नेताओं ने, इधर भाजपा के जो प्रमुख हैं विजय रूपाणी जी और इधर से सुखबीर बादल ने, दोनों ने इस चीज को खारिज कर दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि सुखबीर बादल ने कहा है कि हमारा बसपा के साथ जो है गठबंधन है, हम उसी के साथ चलेंगे आगे। और वहीं विजय रूपाणी ने भी साफ किया है कि जो भाजपा है वो पंजाब में सभी सीटों पे जो है खुद से चुनाव लड़ेगी। मैं सिर्फ ये संज्ञान में एक बार लाना चाहता हूं आप सभी के दर्शकों के और आपके कि ये जो गठबंधन जो था 2020 में, ये कृषि कानूनों के मुद्दों को लेकर टूटा था और जिसमें किसानों का जो झुकाव था वो बीजेपी के पक्ष में नहीं था, तो इन्होंने जो गठबंधन तोड़ा गया था। लेकिन जलंधर में जो उपचुनाव हुआ था उसमें इन दोनों पार्टियों की जो करारी हार हुई थी, जिसकी वजह से फिर से कयास लगाए गए थे कि भाई कहीं ना कहीं ये दोबारा पार्टी एक साथ गठबंधन करेगी। लेकिन आज जो है इस संभावना को पूर्ण रूप से जो है विराम लग गया है और दोनों ही पार्टियों के शीर्ष नेताओं ने ये चीज कही है कि अब ये अपने अपने दम पर अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जिस प्रकार से देखा जाए संदीप, श्रोमणी अकाली दल की तरफ से कहा गया कि वो बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस में है और उसके साथ ही अलायंस में वो चुनाव लड़ेगी। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं बीजेपी के लिए कितनी बड़ी चुनौती हो जाएगा इन दोनों लोगों का गठबंधन चुनाव में? देखिए, अगर बात करें इनकी दोनों के गठबंधन की, तो देखो शुरू से ये काफी एक जो चुनाव इन्होंने एक साथ जीते हैं, एक साथ लड़े भी हैं ये दोनों गठबंधन, तो काफी एक मजबूत गठबंधन रहा है। लेकिन जब 2020 में ये जो किसानी मुद्दा जो हुआ था उसके बाद ये दोनों गठबंधन जो अलग हो गए थे। भाजपा के लिए चुनौती का इसलिए रहेगा क्योंकि भाजपा ने आज तक जो है कभी अकेले यहाँ पर पंजाब में जो है चुनाव नहीं लड़ा है और भाजपा की जो कार्यकारिणी है पंजाब में उतनी मजबूती से नहीं है। और अगर बात करें हम अकाली दल की और बसपा के गठबंधन की, तो वो अभी जो नया गठबंधन हुआ था उसमें उनको कुछ खास सीटें नहीं मिली थी। अकाली दल ने सिर्फ 3 सीटें ही निकाली थी, जिसमें ये मतलब पूरे पंजाब के इतिहास में इनका कोई अभी सांसद, सिर्फ ये हरसिमरत कौर ने भी गठबंधन तोड़ दिया था और सिर्फ इनके कुल मिलाकर जो है आज राज्यसभा में 2-3 सांसद ही हैं। तो चुनौती दोनों ही पार्टियों के लिए बराबर रहेगी। कहीं ना कहीं लगता है कि बीजेपी जो है दोबारा से यहाँ पे खड़ा होने की कोशिश करेगी, अकेले सभी सीटों पे चुनाव लड़के। अकाली दल की अगर बात करें तो शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सर आपका। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से हरिद्वार में चल रहे कावड़ मेले में आ रहे कावड़ियों के स्वागत में गुरुवार को पुष्प वर्षा की गई। इस पुष्प वर्षा के दौरान हेलीकॉप्टर में उत्तराखंड के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन के साथ हरिद्वार के एसएसपी अजय सिंह मौजूद रहे। ये देखिए तस्वीरों में आप हर की पौड़ी का नजारा आपको दिखा रहे हैं, किस प्रकार से कावड़ियों की भारी तादाद वहां पर देखी जा रही है। सावन का ये पावन महीना चल रहा है और तस्वीरों में आप देखिए किस प्रकार से हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा होती हुई तस्वीरों में आप देख सकते हैं। भव्य स्वागत हुआ और ये सावन का पावन महीना चल रहा है, भोले के भक्तों की भीड़ देखी जा रही है और हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। हेलीकॉप्टर में एडीजी और एसएसपी मौजूद रहे, उन्होंने कावड़ियों के ऊपर पुष्प वर्षा की है।
ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं हरिद्वार से और आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं किस प्रकार से शिव भक्तों का स्वागत किया गया पुष्प वर्षा के जरिए। ये बहुत ही अद्भुत नजारा कहा जा सकता है, बहुत ही अद्भुत संयोग कहा जा सकता है जिस प्रकार से पुष्प वर्षा की जा रही है उन कांवड़ियों की जो भगवान भोलेनाथ के लिए जल लेने गए हैं, कांवड़ लेने गए हैं और उसके बाद जलाभिषेक करेंगे। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी हरिद्वार से विकास चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, क्या कुछ अहम जानकारी? जिस प्रकार से देखा जाए हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई, एडीजी एसएसपी मौके पर मौजूद थे, उन्होंने पुष्प वर्षा की कांवड़ियों के ऊपर। किस प्रकार का उत्साह वहां पर नजर आया कांवड़ियों के बीच? विकास, देखिए सुनील, जिस तरह से मुख्यमंत्री के साफ निर्देश हैं कि जो भी कांवड़िया हरिद्वार या उत्तराखंड आएगा उसके स्वागत के लिए हर संभव प्रयास यहाँ पर किए जाएंगे और जो सुविधा उसको दी जा सकती है बढ़ चढ़कर दी जाएगी। उसी क्रम में आज हरिद्वार में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और एसएसपी हरिद्वार के द्वारा यहाँ पर फूल वर्षा यहाँ पर की गई। जहाँ हर की तड़ी पर पुष्प वर्षा की गई, वहीं पूरी जो कांवड़ पटरी है वो नारसन बॉर्डर जो यूपी का बॉर्डर लगता है वहां तक पुष्प वर्षा उनके द्वारा यहाँ पर की गई। कह सकते हैं बिल्कुल कि उत्तराखंड सरकार की जो पहल है उसके बाद जो जिला प्रशासन है उसके द्वारा आज यहाँ पर कांवड़े के स्वागत के लिए पुष्प वर्षा यहाँ पर की गई है। ठीक है विकास, मैं आपसे जानना चाहता हूं कांवड़ियों में किस प्रकार का उत्साह देखा गया पुष्प वर्षा होने के बाद? क्या कुछ कहा उन्होंने? देखिए बिल्कुल जिस तरह से उनका स्वागत यहाँ पर वर्षा के द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि एक दिन पहले भी एसएसपी के द्वारा जो कांवड़िया कांवड़ पट्टी पर चल रहा था उसके स्वागत यहाँ पर पुष्प वर्षा से किया गया था। तो कह सकते हैं कि दोनों ही आज जिस तरह से के द्वारा उनका पुष्प वर्षा के द्वारा उनका स्वागत किया गया, तो हर कांवड़िया यहाँ पर अपने आप को एक बहुत खुश यहाँ पर दिखाई दे रहा था और जो सरकार की जो पहल है उसकी तारीफ करता हुआ दिखाई दे रहा था कि सरकार द्वारा जो भी सुविधाएं कांवड़ियों के लिए दी गई हैं उससे वो काफी खुश हैं। और जिस तरह से कांवड़ पटरी के माध्यम से उनको यहाँ पर प्रकाश की, लाइट की और अन्य जो सुविधाएं दी गई हैं उससे भी कहीं ना कहीं वो यहाँ पर दिखाई दिए। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए विकास आपका। और फिलहाल 5 शहर 5 खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।